हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इम्ति सर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इतिहास का चैप्टर 2 जो क्लास 10th के लिए चैप्टर 2 जिसका नाम है समाजवाद, साम्यवाद एवं रूसी क्रांति। इसको 2 पार्ट में पूरा करेंगे। ये है आज का पार्ट 1। इससे पहले एक शायरी हो जाए, इससे पहले एक आप लोगों को शायरी सुनाते हैं कि कहते हैं, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट किया जाए चैप्टर 2। चलिए, चैप्टर 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 ईस्वी में हुआ था। इटली का एकीकरण एवं जर्मनी का एकीकरण पढ़ा चुके हैं। चलिए, तो आज शुरुआत करते हैं थोड़ा सा बैक यानी फ्रांसीसी क्रांति को थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो ये हुआ था 1789 में। कब हुआ था? 1789 में। जिसका एक प्रमुख नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता, जहाँ पे संवैधानिक लोकतंत्र लाने के लिए राजतंत्र से काफ़ी मुश्किलों से सामना करना पड़ा था। बार बार कभी लोकतंत्र तो कभी राजतंत्र आपस में राजाओं के द्वारा झड़प उत्पन्न हो जाती थी। तो फ्रांस वालों ने 1789 में अपनी बात को मनवाने के लिए क्रांति का आगाज़ किया। जर्मनी और इटली का एकीकरण इससे पहले पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाके पिछले वीडियो से देख सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं, सीधा समझते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है। यह है क्या? देखिए, तो समाजवाद और साम्यवाद में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ ही थोड़ा सा ही अंतर है। तो समाजवाद को जानने से पहले जान लेंगे कि इटली का एकीकरण कौन कौन लोगों ने किया था। मेजनी किया था, काउंट काबूर, गैरीबाल्डी और विक्टर इमैनुअल ने किया था। आइए स्टार्ट किया जाए। हम जानेंगे औद्योगिक क्रांति क्या है। आपके इस पुस्तक में इतिहास जो कि दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद है, इसके दूसरे चैप्टर में आपको औद्योगिक क्रांति का जिक्र है। तो औद्योगिक क्रांति को देख लेते हैं थोड़ा सा। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम ये कहाँ से हुआ था स्टार्ट? तो विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड से। इंग्लैंड को ब्रिटेन भी बोलते हैं और यूनाइटेड किंगडम भी बोलते हैं। तो जब ये औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ हुआ इंग्लैंड से, तो अब यहाँ पे औद्योगिक मतलब उद्योग। पहले के ज़माने में, इससे पहले 1789 के करीब में लोग क्या किया करते थे कि पहले हाथों से काम किया करते थे। मजदूर लोग हाथों से काम किया करते थे, लेकिन पूंजीपति लोग आए तो उस समय प्रचलन हुआ उद्योग का, यानी मशीन से काम करना प्रारंभ किए। तो उसमें मजदूर जो थे काम करने वाले, तो उनकी जनसंख्या कम ही लगेगी, बहुत कम लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। तो मजदूर लोगों का कहना था कि मेरा जीवन कैसे पोषण होगा। तो जीवन को चलाने के लिए मजदूर को काम चाहिए, और जो अधिकतर काम मशीन से, उद्योगों से हो रहा है, तो लोगों को काफ़ी जीने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। और औद्योगिक क्रांति भी लाना ज़रूरी था, क्योंकि जनसंख्या अगर बढ़ेगा तो मांग भी बढ़ेगा, और मांग बढ़ेगा तो उसका उत्पादन भी बढ़ाना होगा। तो हाथ से कब तक किसी चीज़ को कितना बनाते रहिएगा, उसके लिए मशीन का यहाँ पे उद्योग, नए फैक्ट्री, कल कारखाने का उपयोग किया गया। तो जब औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ तो यहाँ पे लोग 2 वर्गों में विभाजित हो गए। एक हुआ हमारा अमीर वर्ग और दूसरा हुआ हमारा गरीब वर्ग। तो अमीर वर्ग में कौन कौन आएगा? तो अमीर वर्ग में हमारे पास आएंगे
पूंजीपति, जिसके पास पैसा होगा उसे कहेंगे अमीर वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग के जो लोग थे उसे बोलेंगे अमीर वर्ग। और जो अमीर वर्ग हो गए पूंजीपति, तो ये चाहेंगे कि अपने देश में टोटली क्या चीज़ हो, तो प्राइवेट, टोटली प्राइवेट हो, सरकारी कुछ भी नहीं हो, इससे ज़्यादा इनको लाभ होगा। सभी चीज़ पे अधिकार, ज़्यादा अधिकतर चीज़ों पे जो अधिकार होगा वो सरकार के हाथ में नहीं होगा, बल्कि एक पर्सनल व्यक्ति के हाथ में होगा। तो अधिकार सरकार के पास नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे जब दो वर्गों का विभाजन हुआ, एक पूंजीपति लोग अमीर हो गए और दूसरा गरीब लोग हो गए, तो इसमें कौन कौन आएंगे गरीब लोगों में? जैसे मजदूर यानी श्रमिक, काम करने वाले लोग। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। यहाँ पे बहुत सारे कंपनियाँ लगने लगी, उद्योग कारखाने वगैरह लगने लगे। यहाँ पे लोगों को, जो मजदूर थे, उनका नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तो इन लोग को भी क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, जीवन पोषण करने के लिए इनको पैसा चाहिए। तो इनको काम से निकाल दिया गया, तो ये लोग क्रांति करेंगे। तो इसी को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। अब औद्योगिक क्रांति मजदूरों द्वारा किया जाएगा, लेकिन हर क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जो कार्य किया जाएगा अधिकतर मशीन से किया जाएगा। तो चलिए अब इसके आगे समझते हैं, समाजवाद और साम्यवाद को समझते हैं। देखिए, एक है हमारा समाजवाद और दूसरा हमारे पास साम्यवाद। इस दोनों में अंतर देखते हैं कि क्या अंतर है। समाजवाद में क्या लोग चाहते थे? समाजवाद में क्या लाना चाह रहे थे कि क्षमता के अनुसार कार्य, क्षमता के अनुसार कार्य, यानी जिन लोगों को, जिनका जितना काम करने का क्षमता होगा उतना काम किया जाए, लेकिन इनको वेतन जो है किस आधार पर देना चाहिए? तो कार्य के आधार पर। वेतन किसके आधार पर? तो कार्य के अनुसार, कार्य के अनुसार वेतन। तो देखिए, समाजवाद में बोला गया कि कोई भी व्यक्ति काम करेगा क्षमता के अनुसार, काम करेगा क्षमता के अनुसार और वेतन मिलेगा उसको कार्य के अनुसार। चलिए, ये बात तो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन जब कोई लोग, जिनका जितना, मान लीजिए किसी व्यक्ति का 5 घंटे का काम करने का क्षमता है और किसी को काम करने का 10 घंटे का क्षमता है, तो जो 10 घंटा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा और 5 घंटे जो काम करेंगे उनको कम पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे एक लोग ऐसे ही आते जाएगा, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि लोग एक अमीर बनेंगे और एक लोग गरीब बन जाएंगे। तो अमीर और गरीब का देन कौन है? समाजवाद। किसे बोल सकते हैं हम? समाजवाद को बोल सकते हैं। आइए साम्यवाद में देखते हैं। इसमें क्या है कि क्षमता के अनुसार कार्य, क्षमता के अनुसार कार्य, क्षमता के अनुसार कार्य, लेकिन वेतन की जब बात होती है तो वेतन आवश्यकता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वेतन। क्षमता के अनुसार कार्य किया जाए और वेतन जो है, बैठो 1 मिनट, बोलिए क्या है, 1 मिनट रुको। चलिए दोस्तों, समाजवाद में क्या है कि काम कैसे होना चाहिए? क्षमता के अनुसार और वेतन के किस आधार पर देना है? तो आवश्यकता के अनुसार उसको वेतन देना है। यानी कोई लोग का क्षमता है 5 घंटे काम करने का और किसी का क्षमता है 8 घंटे काम करने का। तो काम करने का क्षमता तो यहाँ पे लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन जब वेतन देने का बात आएगा तो इसको दे रहा मान लो 200 रुपया, 5 घंटा जो काम करता है उसको दे रहा है 200 रुपया। तो 8 घंटे को काम करने वाले को भी कितना दिया जा रहा है? 200 ही रुपया दिया जा रहा है। तो यहाँ से साम्यवाद में बताया जाता है कि देखो, सबको बराबर सैलरी मिल रहा है, लेकिन यहाँ से न कोई अमीर होगा न कोई गरीब होगा। 5 घंटे वाले को भी 200 रुपया दिया जा रहा है और 8 घंटे वाले को भी 200 रुपया दिया जा रहा है। तो यहाँ से कोई गरीब नहीं होगा, सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन यहाँ देखिए समाजवाद में कि क्षमता के अनुसार कार्य और वेतन जो है कार्य के अनुसार, यानी जो 5 घंटा काम करेगा तो उसको 5 घंटे का पैसा मिलेगा और जो 10 घंटा काम करेगा उसको 10 घंटे का पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे एक आदमी को जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा, जो कम काम करेगा उसको कम पैसा मिल रहा है। तो यहाँ से लोग अमीर और गरीब हो जाएगा और यहाँ से अमीर और गरीब नहीं होगा।
यानी ये इक्वलिटी समानता लाने का बात कर रहा है। तो देखिए पहला अंतर स्पष्ट समझ में आया होगा। दूसरा है समाजवाद में, ये हुआ पहला और ये है दूसरा। दूसरा है कि यहाँ राज्य का अस्तित्व होगा, इसमें राज्य। और दोस्तों राज्य यानी पहले राज्य को देश कहा करते थे, तो यहाँ राज्य का अस्तित्व होता है, राज्य का अस्तित्व होता है, यहाँ राज्य का अस्तित्व होता है। यानी यहाँ इसमें एक देश बनाया जाए, एक देश बनाया जाए तो यहाँ पे सरकार भी होगा। क्या बनेगा? सरकार भी बनेगा। यहाँ राज्य का अस्तित्व होता है, यहाँ पे चलना होगा आपको सरकार के बनाए हुए नियमों के अनुसार यहाँ पे चलना होगा। लेकिन यहाँ पे सरकार के नियमों के अनुसार तो चलना होगा क्योंकि राज्य का अस्तित्व होता है, यहाँ पे सरकार के द्वारा जो बनाया गया रूल है उसको फॉलो करना है, उसी के हिसाब से चलना है। लेकिन साम्यवाद में देखेंगे इसमें क्या होता है कि इसमें राज्य का अस्तित्व, इसमें राज्य का अस्तित्व नहीं होगा, इसमें राज्य का अस्तित्व न होगा। तो इसमें राज्य का अगर अस्तित्व नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, देश नहीं होगा, तो इसमें सरकार भी नहीं होगा, सरकार भी नहीं होगा, सरकार भी नहीं होगा। अब दोस्तों देखिए, न इसमें राज्य का अस्तित्व होता है और न ही इसमें सरकार होता है। ये किसमें होता है? साम्यवाद में। समाजवाद में क्या है कि एक सरकार, देश बनाया जाए और देश में एक सरकार का निर्माण किया जाए, लेकिन साम्यवाद में सरकार का निर्माण नहीं होता है। जैसे कोई पक्षी है, अब फल फूल उसको जो पेड़ पर से मन करेगा वहाँ से उजा करके खा सकता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ भी कह रहा है कि आदमी बिल्कुल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल आज़ाद, न अमीर होगा न गरीब होगा, न कोई किसी पर हावी होगा। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। समाजवाद में वर्ग समन्वय की बात की जाती है, वर्ग समन्वय, वर्ग समन्वय। यानी यहाँ पे समाजवाद में एक जो का ज़्यादा काम करेगा वो हो जाएगा अमीर, और कम काम करेगा उसे कम पैसा मिलेगा वो बन जाएगा गरीब। तो वर्ग समन्वय का बात किया जा रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि अमीर और गरीब मिलकर आपस में बगैर लड़ाई झगड़ा के, बगैर किसी क्रांति को किए हुए शांतिपूर्वक से रहना है। यहाँ पे वर्ग समन्वय का बात होता है, यानी शांतिपूर्वक रहना है, मिलकर रहना है। अमीर और गरीब दोनों आपस में मिल के रहने का बात कर रहा है समाजवाद में। लेकिन साम्यवाद में कह रहा है कि यहाँ पे वर्ग समन्वय नहीं, वर्ग संघर्ष का बात होता है, वर्ग संघर्ष की बात होती है, वर्ग संघर्ष। अब यहाँ पे समझते हैं वर्ग संघर्ष क्या है। तो यहाँ पे वर्ग संघर्ष का बात किया जाता है। अब वर्ग संघर्ष यानी एकता बनाने के लिए, एकता बनाने के लिए, एकता बनाने के लिए इसमें अमीर और गरीब, अमीर और गरीब, जो अमीर और गरीब है तो उसको साम्यवाद नहीं मानता है। अमीर और गरीब इसमें नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि गरीब लोगों को तुम समन्वय नहीं करो, वर्गों में वर्गों के बीच में समन्वय नहीं करो, मिल मनाने वाला कोई बात नहीं चलेगा। अब तुमको क्या करना होगा? अपना अधिकार लेने के लिए तुमको वर्ग संघर्ष किया जाएगा। यानी कैसे भी बात से नहीं माने तो किसी भी तरीके से अनशन करके, युद्ध करके, क्रांति करके अमीरों से अपना हक तुमको छीनना है, किसी भी प्रकार से वो हक को छीनना है तुम्हें। तो यहाँ पे संघर्ष करके छीनना है, ठीक है। यहाँ पे समन्वय, इसमें है वर्ग समन्वय, यानी आपस में बातचीत करके, मिल करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात होता है वर्ग विहीन का, वर्ग विहीन। साम्यवाद में क्या और क्या होता है? तो वर्ग विहीन का बात होता है, वर्ग विहीन का, यानी वर्गों के बीच में कोई हीनता नहीं हो, वर्गों के बीच में कोई हीनता नहीं होना चाहिए। न इसमें अमीर कोई न होगा अमीर और न होगा गरीब, न कोई अमीर होगा और न कोई गरीब होगा। इतना समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो समाजवाद में क्या हुआ कि कुछ चिंतक लोग आएंगे और कल्पना करके जाएंगे कि समाजवाद में एक दिन ऐसा आएगा कि लोग, एक अमीर होगा और दूसरा लोग गरीब होगा। जो ज़्यादा काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो अमीर हो जाएगा, और जो कम काम करेगा उसे कम पैसा आएगा, कम पैसा मिलेगा तो वो एक दिन गरीब हो जाएगा। तो ये लोग चिंतक है कि समाज को अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से चलाने के लिए इन सभी बातों को कहा के जाता है। तो वो चिंतक कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों वो चिंतक होते हैं 4। समाजवाद में समाज के चिंतक लोग आते हैं
और ये बता कर जाते। तो चिंतक कौन कौन से हैं? तो वो 4 चिंतक हैं, उसका नाम याद आप लोगों को अच्छी तरीके से रखना है। देखिए वो चिंतक कौन है? तो वो चिंतक होगा हमारा से साइमन। से पहला है से साइमन, से साइमन। दूसरा होगा चार्ल्स फूरिये, चार्ल्स फूरिये, चार्ल्स फूरिये। और तीसरा होगा लुई ब्लो, लुई ब्लो, लुई ब्लो। देखिए 3 कितना हुआ? से साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लो और चौथा है रॉबर्ट ओवेन। चौथा होगा हमारा रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। तो चिंतक आए समाजवाद को चिंता करते हुए कि इन्होंने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जो लोग अमीर और गरीब, समाजवाद के अनुसार लोग अमीर और गरीब हो जाएंगे। तो वो 4 चिंतक की बात की जाती है। तो वो 4 चिंतक यानी इतिहासकार कौन कौन आए? तो से साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लो, रॉबर्ट ओवेन। कौन है 4? से साइमन, चार्ल्स फूरिये, से साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लो, रॉबर्ट ओवेन। अब दोस्तों जो चिंतक है तो इन्हें कहा जाता है, ये चारों को यूटोपियन, यूटोपियन। यूटोपियन का अर्थ क्या होता है? कि स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी। अब ये लोग सिर्फ बोल कर चला गया, सपना दिखाकर चला गया, लेकिन इस पर प्रैक्टिकल नहीं कर पाया, इस पर प्रैक्टिकल नहीं कर पाता है। इसीलिए इसे यूटोपियन कहते हैं कि बता कर चला गया। यानी समाजवाद को ये लोग, समाजवाद में रहने वाले लोगों को ये लोग सपना दिखाकर चला जाता है। इस पर प्रैक्टिकल किसी भी प्रकार से नहीं करके जाता है, प्रैक्टिकल नहीं कर पाता है। अब यहाँ इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे से साइमन, चार्ल्स फूरिये और लुई ब्लो पूछेंगे कि ये तीनों कहाँ के थे? तो ये तीनों थे फ्रांस के। से साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लो, से साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लो, ये कहाँ के थे? फ्रांस के। लेकिन ये एक चौथा जो हमारा है रॉबर्ट ओवेन, ये कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। ये थे इंग्लैंड के और ये थे पूंजीपति थे, यानी पैसे वाले थे रॉबर्ट ओवेन। तो अब दोस्तों क्या ज़रूरी है कि सभी पूंजीपति बदमाश ही होगा? कुछ अच्छे भी होंगे। तो उन्हीं अच्छों में से एक लाते हैं रॉबर्ट ओवेन को। रॉबर्ट ओवेन को पढ़ना है थोड़ा सा, तो चलिए इधर नोट कर लीजिएगा। रॉबर्ट ओवेन, रॉबर्ट ओवेन कहाँ के थे? तो रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। कैसे थे? तो ये पूंजीपति थे। क्या थे? पूंजीपति थे। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के क्या थे? पूंजीपति थे। इन्होंने एक प्रयोग किया था, प्रयोग करेंगे ये रॉबर्ट ओवेन, यानी ये 2 जगह कारखाना बनाएगा, एक पहला कारखाना और ये दूसरा, यानी 2 उद्योग खोलेंगे, पहला उद्योग और ये दूसरा उद्योग। मान लेते एक प्रथम है, ये भी द्वितीय उद्योग है। तो दोस्तों ये प्रयोग करेंगे मजदूरों के ऊपर कि किस प्रकार से लोग काम कर पाते हैं। तो रॉबर्ट ओवेन का एक प्रयोग है, जो क्या ये प्रयोग किए थे कि मान लीजिए उद्योग जो ए है, इसमें काम करने वालों मजदूरों को बहुत अच्छी सैलरी दी है। इन लोगों को भोजन, कपड़ा, भोजन यानी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एवं स्वास्थ्य यानी डॉक्टरी। जो ए और उद्योग में काम कर रहे थे, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और पढ़ने के लिए स्कूल वगैरह सारा चीज़ का इंतजाम बहुत ही अच्छा से करके इन लोगों को देते थे, समय समय पे सैलरी देते थे। और जो बी वाले थे, तो ये बी कारखाना में, उद्योग में जो काम करते थे, तो इनको ये सब सुविधाएं अच्छी प्रकार से नहीं देते थे। तो जिसमें ए में देते थे, ए क्या है? उद्योग। क्या ये? उद्योग। और बी कौन है? उद्योग ही है, तो यानी कंपनी है। तो ए में काम करने वाले मजदूर लोग, ए में काम करने वाले मजदूर सब बहुत खुश हो गए। अभी लोग सोचे मजदूर लोग कि देखिए ना, ये जो मालिक है ये तो एकदम भगवान की तरह है कि हम लोग को सभी सुविधाएं एकदम आसानी से समय समय पर सभी सुविधाएं दे देते हैं। ये तो बहुत ही एकदम भगवान का रूप लेकर आए हैं धरती पर कि ये तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अन्य सभी पूंजीपति एक जैसे नहीं होते हैं। तो यहाँ से मजदूर लोग जो काम करने वाले थे उद्योग ए के, वो इतना खुश थे कि अब 5 घंटे का जो काम था, 5 घंटे का काम 1 घंटे में निपटा देते थे। मन एकदम ये सबका क्या था? खुश था। बोला ला भाई फरिया लेते हैं कि 5 घंटे का काम करने वाला, 5 घंटे का काम है तो इसको 1 घंटा में करके निपटा देते हैं। मन लगा कर करते थे। इसको जो मालिक था इसका, जो रॉबर्ट ओवेन थे, उससे काफ़ी लगाव हो चुका था।
क्योंकि इनको सुविधा में कोई कमी नहीं दे रहे थे ये उद्योग वालों को, मजदूरों को, तो ये लोग जल्दी जल्दी काम करते थे, फटाफट काम करते थे, समय से पहले काम करके इनको दे देते थे। तब रॉबर्ट ओवन का एक कथन है, कथन यानी एक थ्योरी है, जब बहुत इनसे खुश हो गए थे मजदूर लोग रॉबर्ट ओवन से, ये उद्योग वाले बहुत ज़्यादा खुश हो गए, तो रॉबर्ट ओवन एक कथन कहे थे कि संतुष्ट श्रमिक ही, क्या कहते हैं, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं, वास्तविक श्रमिक होते हैं, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। अब देखिए दोस्तों, रॉबर्ट ओवन का कहना था कि वास्तव में श्रमिक कौन है, वास्तव में श्रमिक कौन है, तो जो संतुष्ट हो, जो कोई भी काम करके उसका जीवन यापन अच्छी तरीके से नहीं चल पाए, जीवन यापन अच्छी प्रकार से नहीं हो पाए, वो संतुष्ट नहीं है, तो वो मजदूर का क्या मजदूरी है। तो इसीलिए रॉबर्ट ओवन का कथन है, रॉबर्ट ओवन का क्या कथन है कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। जो बी उद्योग में जो काम करते थे उनको ये सुविधाएं नहीं दी, तो ये लोग इनसे नाराज़ हो गए। तो अब पता चला इस प्रयोग से कि जब भी उद्योग में कोई काम करे तो उसको सही टाइम पे सैलरी, अच्छी प्रकार से सैलरी देना चाहिए कि उनका जीवन यापन, उनको जो मूलभूत आवश्यकता है उन सभी का पूर्ति बिल्कुल आसानी से हो जाना चाहिए, नहीं तो उसको काम करने का क्या फ़ायदा है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोग सीख लिए, चिंतक समझ गए होंगे कि कितने चिंतक थे, तो 4, जिसमें से साइमन, चार्ल्स फूरिये, लुई ब्लॉ और रॉबर्ट ओवन। तो रॉबर्ट ओवन का एक प्रयोग भी है, ये प्रयोग भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन जब कुछ दिन के बाद यहाँ पे ग्रुप ए के काम करने वाले मजदूर को जब काम करते 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 कुछ साल बीत गया, तो ये लोग भी सही से काम करना पसंद नहीं करते थे। तो धीरे धीरे फिर क्या हो गया कि लोग अमीर और गरीब होने लगे। यहाँ पे भी वो लोग काम करने लगा, तो ये भी क्या नहीं चल पाएगा, ये भी कारखाना चल पाएगा जब लोग धीरे धीरे मन भर गया लोगों का काम करते करते, नहीं उसके बाद मन भर गया तो ये काम करना धीरे धीरे बंद कर दिए। तो ये ज़्यादा दिन तक रॉबर्ट ओवन का ये प्रयोग सक्सेसफुल नहीं हो पाया। चलिए, उसके बाद दोस्तों आता है हमारा कार्ल मार्क्स का समाज जो है समाज जो है एक साम्यवाद के रूप में उभरा, साम्यवाद के रूप में उभरने लगा। तो साम्यवाद को बढ़ाने के लिए एक हमारे पास युवक आएंगे जिसका नाम होगा कार्ल मार्क्स। क्या नाम होगा दोस्तों? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है ये साम्यवाद को बढ़ावा देने के लिए अब आ चुके हैं। इनका एक दोस्त होता है यानी मित्र, जिसका नाम होता है फ्रेडरिक। इनके फ्रेंड का नाम क्या होता है? फ्रेडरिक एंगल्स। अब ये दोनों मिल करके साम्यवाद को काफ़ी बुलंदी पर पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम अब पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। तो इतना आप लोग जब तक नोट कर लीजिए, इसके बाद देखते हैं कार्ल मार्क्स के बारे में। अब देखिए दोस्तों, कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही प्यारा कथन है कि बोला, देखो यहाँ पे वर्ग संघर्ष का थ्योरी भी देने वाला कौन था? तो कार्ल मार्क्स है। आगे पढ़ाते हैं। अमीर और गरीब के बीच में समानता को दूर करने के लिए कार्ल मार्क्स ने बोला कि अब वर्ग विहीन होना चाहिए, यानी वर्गों के बीच में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और तुम लोग गरीब अपना अधिकार तुम लोग आसानी से बात से नहीं मन पाएगा। कैसे मनाना है तुम लोग को? तो इसमें मनाने का बात ख़त्म करो। तुम लोग वर्ग संघर्ष, मार के, पीट के, युद्ध करके, क्रांति करके, जैसे भी हो अपना अधिकार को सामने लाओ। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स का एक कथन है। वो कथन कौन सा है? तो ये काम करने वालों मजदूरों को बोलते हैं कि तुम लोग एकत्रित हो जाओ और अमीर वर्गों से तुम लोग अपना अधिकार को छीन लेना है, सीधा संघर्ष करके छीन लेना है। तो एक नारा देते हैं, यानी इसको कथन भी कह सकते हैं। ये कथन है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी खाने के लिए पैर की बेरिया भी नहीं है। अब बेरिया दोस्तों क्या होता है? जब पुलिस अरेस्ट करने आती है, यानी हाथ पांव को बांधने के लिए जो लगाया जाता है चूड़ी वाला, तो उसको बेरिया बोलते हैं। कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए पैर की बेरिया भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है।
वास्तव में गरीब के पास कुछ होता है? नहीं होता है। गरीब उसी को कहते हैं जिसको नहीं कुछ होता है। लेकिन आज 2022 ईस्वी चल रहा है, समझ सकते हैं कि दुनिया के मज़दूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए पैर की बेरिया के अलावा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। अगर तुम इसमें जीत गए तो ये संसार तुम्हारा हो जाएगा, अगर हार गए तो कुछ भी नहीं हारोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो क्या कहते हैं कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, खाने के लिए तुम्हारे पास पैर की बेरिया भी नहीं है, पैर की बेरिया भी नहीं है, खाने के पास तुम्हारे पास पैर की बेरिया भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है, पाने के लिए पूरा संसार है। चलिए दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को दोस्तिनी को भेजिए जल्दी से, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम आने वाला है और यहीं से तैयारी कीजिए बढ़िया से, ऑल सब्जेक्ट करा देंगे। चलिए जब तक इतना नोट करिए आप लोग, नेक्स्ट बताते हैं कार्ल मार्क्स को। तो आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है बुक में। कार्ल मार्क्स किसको पढ़ना है? कार्ल मार्क्स को आप लोग को पढ़ना है। और यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आप लोग को, तो उनके जीवनी के ऊपर आप लोग को पढ़ना है। कार्ल मार्क्स ओके। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं हम कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स का जीवनी दोस्तों आप लोग को पूरा पढ़ना है बढ़िया से। और यहाँ पे आएगा क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स का जीवनी वर्णन करें, 5 नंबर में आएगा, तो इसको आसानी से लिख दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ल मार्क्स के जन्म के बारे में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 5 मई 1818 ईस्वी में, 5 मई 1818 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। याद रखिएगा दोस्तों, कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पे? जैसे ये अपना भारत है, तो भारत का एक राज्य है, राज्य में कौन गांव में, राज्य के कौन जिला में, उसी प्रकार से तो जर्मनी के राइन प्रांत में। अब राइन प्रांत यानी राज्य में, जर्मनी के राइन राज्य में कहाँ पे? तो उस राज्य का नाम था ट्रियर में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? ट्रियर में। जर्मनी का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को होता है, जर्मनी के राइन प्रांत में। और राइन प्रांत में कौन जगह है? तो जगह का नाम है ट्रियर। क्या नाम है? ट्रियर। इनके पिता का नाम, यानी फादर का नाम, पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था हेनरिक मार्क। इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। ओके। चलिए, अब देखिए दोस्तों, इनको जर्मनी से भगा दिया गया था। कार्ल मार्क्स को जर्मनी से भगा दिया था। तो ये भागने के बाद कहाँ गया था? तो लंदन में। कहाँ गया था? भागने के बाद कहाँ गया था? ये लंदन में गया था। लंदन में भागने के बाद कार्ल मार्क्स कहाँ गया था? लंदन में गया था। इन्होंने थ्योरी दिया था। पूछेगा कार्ल मार्क्स का थ्योरी क्या है? तो वर्ग संघर्ष का थ्योरी किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। तो वर्ग संघर्ष का थ्योरी कौन दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। ये लागू कहाँ हुआ? अब देखिए दोस्तों, इनका जन्म है जर्मनी में और ये इसको भागने के बाद कहाँ चला गया? लंदन में। लेकिन लागू कहाँ हुआ था? तो रूस में। कहाँ पे? रूस में लागू होता है, रूस में। वर्ग संघर्ष का जो थ्योरी लागू होता है, वो पूछेगा कि वर्ग संघर्ष का थ्योरी कहाँ लागू होता है? तो रूस में। कहाँ पे? रूस में लागू होता है। तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया नारा क्या है? नारा? तो दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए पैर के बैरिया के अलावा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। ये नारा किसके द्वारा दिया गया है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। चलिए, देखिए, जब ये पढ़ाई करते हैं, यानी स्टडी
के समय, स्टडी के समय इनका विवाह होता है। किनसे होता है? तो ऐसे पूछ सकता है कि कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था, या स्टडी के समय इनका जो विवाह होता है वो विवाह किससे होता है? तो एक इनके बचपन की दोस्त होती है जेनी, उसका नाम क्या होता है? जेनी। तो कार्ल मार्क्स का विवाह होता है स्टडी के समय किससे? तो जेनी नामक लड़की से विवाह होता है, जेनी से होता है। ओके, चलिए पूछेंगे कि शादी कब हुआ? तो 1843 में, 1843 में शादी होता है और इनका एंगल्स से मुलाकात होता है। जो एंगल्स इनका दोस्त बनता है तो एंगल्स से मुलाकात होता है। कब होता है? तो इसका दोस्त कैसे बनता है? तो एंगल से इनका मुलाकात होता है और वो मुलाकात जो है 1844 में होता है। 1844 में क्या होता है? एंगल से मुलाकात होता है। कहाँ होता है? तो फ्रांस में। ये अपने पत्नी को घुमाने ले जाते हैं फ्रांस टूर पर, तो वहाँ पे एंगल्स नामक एक व्यक्ति से मुलाकात होता है और इनका दोस्त बन जाता है। क्यों दोस्त बनेगा? क्योंकि इन्हीं की विचारधाराओं के अनुकूल चलने वाले हैं, यानी साम्यवाद को भी मानने वाले थे एंगल्स। ठीक है, तो 1848 में एक पुस्तक लिखते हैं, किताब यानी बुक, पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम होता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दो, और ये कौन कौन? तो ये दोनों कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर लिखते हैं और इसे कहते हैं साम्यवाद का घोषणा पत्र। क्या बोलते हैं? साम्यवादी घोषणा पत्र इसे बोलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसे बोलते हैं? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर लिखते हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 1867 में एक किताब लिखाता है जिसका नाम होता है दास कैपिटल। 1867 में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम होता है दास कैपिटल। दास मतलब गुलाम। दास मतलब क्या होता है दोस्तों? गुलाम। तो 1867 में जो पुस्तक लिखते हैं कार्ल मार्क्स, उसका नाम क्या होता है? दास कैपिटल। क्या होता है? दास कैपिटल। और किसके द्वारा लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है सिर्फ कार्ल मार्क्स के द्वारा। और इसी बुक में लिखा जाता है इनका नारा कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खाने के लिए पैर की बेरिया के अलावा कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा संसार है। किस बुक में लिखा जाता है? तो दास कैपिटल। पूछेंगे दास कैपिटल का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एंगल्स दोनों होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा कि समाजवादियों का बाइबल मतलब होता है धर्म ग्रंथ। समाजवादियों का बाइबल किस पुस्तक को बोलते हैं? तो ये दास कैपिटल को ही। किसको? दास कैपिटल को ही। समाजवादियों का बाइबल किसे बोलेंगे? तो दास कैपिटल को ही समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। ओके, और एक कुछ पुस्तक के बारे में यहाँ से पूछा जाएगा कि वार एंड पीस। वार का मतलब होता है युद्ध और पीस का मतलब शांति। तो युद्ध एवं, इसको हिंदी में बोलेंगे युद्ध एवं शांति। पुस्तक के लेखक कौन है? युद्ध एवं शांति यानी वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें क्या देना है? इसके लेखक होते हैं टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस यानी युद्ध एवं शांति पुस्तक के लेखक कौन होते हैं? तो टॉल्स्टॉय। ठीक है, इसमें क्या बताया जाता है कि युद्ध में शांति किस प्रकार से लाया जाए, ये सब बात जिस बुक में लिखा जाता है उसका नाम होता है युद्ध एवं शांति, जिसके लेखक होते हैं टॉल्स्टॉय। चलिए एक बुक के बारे में आप लोग को पूछा जाएगा जिस बुक का नाम होता है माँ। क्या होता है? माँ बुक के लेखक कौन होते हैं? इसके लेखक कौन है? तो क्या आंसर बताना है? इसके लेखक है मैक्सिमम
मैक्सिमम गोर्की, मैक्सिमम गोर्की। तो माँ बुक के, माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैक्सिमम गोर्की। चलिए इतना जल्दी से नोट करिए। अब नेक्स्ट कुछ तत्वों को समझते हैं। चलिए नोट कर लिए इतना, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स, देखिए कार्ल मार्क्स के द्वारा ये किसका बात करता है? तो वर्ग संघर्ष का। कार्ल मार्क्स किसका बात करता है? वर्ग संघर्ष का बात करता है कि वर्गों में न अमीर न गरीब कुछ भी नहीं होगा। अमीर से अपना अधिकार गरीब लोग क्या संघर्ष करके छीनना है, मनवाने का बात नहीं कर रहा है, वर्ग संघर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, देखो आएगा कि कार्ल मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? तो कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को क्या कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, समाजवाद का जनक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या सिद्धांत दिए? तो इनके कुछ सिद्धांत हैं जो कि काफ़ी परीक्षा के अनुसार, परीक्षा के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने किस किस की बात की है? तो आर्थिक इतिहास की बात की है। आर्थिक इतिहास, आर्थिक इतिहास का बात करता है कार्ल मार्क्स। यानी आर्थिक मतलब रुपया, पैसा, मुद्रा की बात करता है कि इतिहास से कैसे पुराने ज़माने से आ रहा है। किसका बात करता है? तो वर्ग संघर्ष का, वर्ग संघर्ष का बात करता है। आर्थिक इतिहास का बात करता है और वर्ग संघर्ष का बात करता है। और किसका बात करता है? तो द्विदांत्मक, द्विदांत्मक सिद्धांत का बात करता है। द्विदांत्मक सिद्धांत, द्विदांत्मक सिद्धांत की बात करता है। यानी द्विदांत्मक सिद्धांत का मतलब होता है, इसके वो बोलते हैं अंग्रेजी में एक्शन ऑफ रिएक्शन, एक्शन ऑफ रिएक्शन। यानी ये न्यूटन का भी नियम है। तो देखो द्विदांत्मक सिद्धांत का ये बात करता है। और ये द्विदांत्मक सिद्धांत यानी द्विदांत्मक भौतिकवाद, भौतिक का, द्विदांत्मक भौतिकवाद का बात करता है। इसमें देखिए भौतिक किसमें पढ़ते हैं? विज्ञान में। तो यहाँ पे क्या है? वैज्ञानिक, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। भौतिकवाद यानी द्विदांत्मक यानी एक्शन का रिएक्शन। अब अमीर लोग आप लोगों पे क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है, तो आप लोग भी इसका रिएक्शन कीजिए। इसका क्या करना है? रिएक्शन करना है। यानी हम इस पे इतना बल लगाए तो ये भी हमें इतना बल लगाया। ठीक है, तो द्विदांत्मक भौतिकवाद का, द्विदांत्मक भौतिकवाद सिद्धांत का बात करता है कौन? कार्ल मार्क्स। इसलिए इसको वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये बात करता है मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का। मूल्य एवं अतिरिक्त, दिखाई दे रहा होगा, अतिरिक्त, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का बात करता है। मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत का बात करता है। यानी कि अब न कोई अमीर होगा न कोई गरीब होगा। ठीक है, ये किसका बात करता है? तो राजविहीन, कैसा होना चाहिए? कैसा? वर्ग विहीन। और राजविहीन का भी बात करता है। ये वर्ग विहीन का बात करता है, यहाँ वर्ग विहीन का बात करता है। यानी कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा। ये किसका बात करता है? तो राजविहीन, राजविहीन, राज्य विहीन का बात करता है। यानी न राज होगा न कोई सरकार बनेगा, न सरकार के नियम के अनुसार कोई भी चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से आप लोग को कोई क्वेश्चन आएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना, संघ का स्थापना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किसने किया था? किसने किया था? तो इसको क्या जोड़ देना है? कार्ल मार्क्स से। किसने किया था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कब किया था? तो 1864 में। 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना 1864 में कार्ल मार्क्स ने किया था। ये किसके लिए था? तो मजदूरों के लिए, मजदूर के लिए था, है ना, कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कर दीजिए। मजदूर लोग कहता था कि हमको अब 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, यानी काम करने का एक लिमिट बना दीजिए कि इतने घंटा काम करना होगा। क्योंकि एक्स्ट्रा काम करता था तो अमीर लोग इससे क्या ज़्यादा दिन भर खटाया रहता था, काम किया करता था, तो ये सब थक जाता था। चलिए देखिए और क्या है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं तथा कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। क्या बोला था ये? कि कर्तव्य के
बिना अधिकार नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। देखिए क्या इस स्थापना में कहा गया कि कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं। ठीक है, तो गरीब मजदूर लोग जो भी थे क्या किया कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना किया कि हम अब ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हमें काम करने का एक लिमिट फिक्स कर दीजिए। मान लीजिए 8 घंटा है तो हम 8 घंटा काम करेंगे, उसके बाद काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग थक जाते हैं, अमीर लोग हम लोगों से बहुत काम करा लेता है और पैसा उतना ही देता है। ठीक है, तो देखिए इसलिए 14 जुलाई 1889 को 14 जुलाई 1889 को क्या होता है, देखिए 14 जुलाई 1889 को एक और अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना होता है। तो प्रथम हो गया, प्रथम है 1864 को और दूसरा है 14 जुलाई 1889 को। तो ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ था और 14 जुलाई 1889 वाला ये दूसरा था, द्वितीय। क्या लिखेंगे, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब होता है, तो 14 जुलाई 1889 ईस्वी को। अब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का स्थापना जो होता है उसी में इन लोगों का बात माना जाता है। और 1 मई देखो 1890 में 1 मई 1890 को अमेरिका और यूरोप हड़ताल करता है। अमेरिका और यूरोप के मजदूर लोग क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। तो 1 मई 1890 को अमेरिका 1 मई 1890 को अमेरिका और यूरोप के मजदूर क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं कि अब हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे। ठीक है, कितना काम करेंगे कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे। और अगर ज़्यादा काम किए, 8 घंटे से ज़्यादा काम किए तो उसके लिए अलग से राशि देना होगा, ये कब बात किया जाता है, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ में, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी 14 जुलाई 1889 को इसमें बात रखा जाता है। और इसका बात को माना जाता है कि 1 मई 1890 को अमेरिका और यूरोप के मजदूर लोग क्या करते थे, हड़ताल कर देते कि 8 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, है ना। और 8 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे तो इसके लिए अलग से पैसा देना होगा, अलग से। तो इसको क्या कर लेता है, ये बात को स्वीकृति कर ली जाती है, यानी मान लिया जाता है। और 1 मई को, इसलिए 1 मई को प्रत्येक वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। ओके दोस्तों, समझ में आया। चलिए तो अब और थोड़ा सा बचा हुआ है उसे पूरा करते हैं। चलिए दोस्तों, तो इतना समझ में आया होगा, अब थोड़ा सा बचा हुआ है उसे देखते हैं। तो दोस्तों पहले के ज़माना में, सबसे पहले जब ज़माना शुरुआत हुआ था तो उसे बोलते थे आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद में वर्ग नहीं थे, यानी ना कोई अमीर था ना कोई गरीब था। जैसे मान लीजिए चिड़िया किसी भी पेड़ पर चाहे तो किसी भी पेड़ पर से फल खा सकता है, कहीं भी रह सकता है, कहीं भी उड़ सकता है, किसी भी पेड़ पर जाकर बैठ सकता है, कहीं भी बिल्कुल आसानी से अपनी स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, कहीं भी जाके रख सकते हैं, उसको बोलने वाला कोई नहीं होता है। देखो तो आदिम साम्यवाद जब खत्म हुआ तो आया दास्ता युग। अब दास्ता युग में 2 लोग होते हैं, 2 लोगों का विभाजन हुआ। एक हुआ मालिक, एक कौन होता है, मालिक, और एक होता है मालिक और दूसरा होता है दास। दास्ता युग में कौन होता है, एक होता है मालिक और एक होता है दास। मालिक को बोलते हैं शोषक, क्या बोलते हैं, शोषक। और दास को क्या बोलते हैं, शोषण। दास को क्या बोलते हैं, शोषण। तो दास्ता युग में कौन होता है, एक शोषक होता है, एक जिसका शोषण होता है। ठीक है, शोषक करने वाला मालिक और शोषण जिसका होता है उसे दास कहते हैं। ठीक है, तो दास्ता युग जब समाप्त हुआ तो आया सामंती युग आता है। तो सामंती युग में भी 2 लोग आते हैं, 2 प्रकार का वर्ग होता है। एक होता है सामंती यानी जमींदार, एक होता है
जमींदार और दूसरा होता है किसान। क्या होता है? किसान। यानी जमींदार लोगों के पास में मजदूर जो काम करने के लिए जाते हैं, खेत में काम करने वालों को क्या बोलते हैं? किसान बोलते हैं। तो इससे सामंती युग में क्या हुआ? जमींदार और किसान, तो इन दोनों में क्या होने लगा? संघर्ष। क्या हुआ? संघर्ष हुआ, तो सामंती युग समाप्त हो गया। उसके बाद आया सामंती युग समाप्त हुआ तो आया पूंजीपति युग। पूंजीपति युग, पूंजीपति युग आता है। तो पूंजीपति युग में भी दो वर्ग आते हैं। पूंजीपति में कौन कितने वर्ग आते हैं? दो वर्ग। एक होता है पूंजीपति यानी अमीर वर्ग, पूंजीपति यानी अमीर, पूंजीपति यानी अमीर वर्ग आते हैं। और दूसरा मजदूर। कौन आएंगे? मजदूर यानी गरीब लोग, मजदूर। ठीक है, एक आता है अमीर पूंजीपति यानी अमीर लोग, एक होता है मजदूर यानी गरीब लोग आता है। और ये दोनों में भी क्या होता है? वह संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। और ये भी क्या होता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? पूंजीपति वर्ग, जब पूंजीपति युग जब समाप्त होता है तो आता है समाजवाद। उसके बाद कौन आता है? तो समाजवाद आता है। और समाजवाद में क्या होता है कि इसमें सबका अधिकार होता है, सबका अधिकार होता है, सबका अधिकार की बात की जाती है। सरकारी व्यवस्था का बात किया जाता है। इसमें राज्य का अस्तित्व होता है और सरकार का निर्माण होता है, और सभी लोग को बराबर का अधिकार का बात किया जाता है। उसके बाद कौन आता है? जब समाजवाद खत्म होता है तो साम्यवाद। क्या होता है? साम्यवाद। तो साम्यवाद में वर्ग संघर्ष की बात की जाती है जो कार्ल मार्क्स और एंगल्स अपनाते हैं। तो दोस्तों आदिम युग से स्टार्ट होता है। उसके बाद कौन आता है? दास्ता युग। दास्ता युग से सामंती युग, सामंती युग से पूंजीपति युग, पूंजीपति युग के बाद समाजवाद, और समाजवाद के बाद फिर क्या आता है? साम्यवाद। तो ये स्टार्टिंग भी होता है साम्यवाद से, आदिम साम्यवाद से, और समाप्त भी होता है साम्यवाद पर। समाप्त भी क्या हुआ है? साम्यवाद पर। और हम या इसी तरीके से और अपना भी पार्ट 1 आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि सूरज का क्या हो रहा है? सूर्यास्त होने वाला है और हम भी जा रहे हैं थोड़ा सा आराम करने। और मैं जो हूँ ऑफलाइन एक संस्था चलाता हूँ ब्राइट विजन एकेडमी के नाम से, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। और आप लोग का जो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि सर ऑनलाइन पढ़ा दीजिए हम लोग को, दूर के से जो बच्चे आने वाले थे, तो कि ऑनलाइन भी कराइए सर, हम वहाँ से भी क्लास देखते रहेंगे। तो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं। और यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं, बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। अब कंटिन्यू वीडियो बनता रहेगा। और प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाके और भी सब्जेक्ट एनसीईआरटी का जो क्लास 10 के लिए मैथ है वो सब स्टार्ट कर दिए हैं। और आप लोग बढ़िया से पढ़िए, बिल्कुल एग्ज़ाम में गारंटी है 95+% इसको याद कर लेते हैं तो यहीं से क्वेश्चन आता है और कहीं से नहीं आता है क्वेश्चन। आप लोग देखते रहिए, अच्छा से पढ़ते रहिए और इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक कहानी की तरह याद रखना है। ठीक है, कहानी की तरह याद रखते रहिए, याद रखना है। और दोस्तों के पास शेयर भी करते रहो। सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख के छोड़ देते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो भी आसपास में छोटे, आपसे छोटे बड़े जो भी क्लास 10th 9th 8th सब में है, उन सबको शेयर करते रहिए, ताकि ये वाला 10th का पढ़ा के 11th 12th का भी मुझे पढ़ाना है। सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाइए, आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए। ओके, थैंक यू।